हेलो फ्रेंड्स, फ्री ऑनलाइन क्लासेज बाय गौरव सर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और मैं गौरव सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने जिस टॉपिक को शुरू किया था उसका नाम था राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। उस टॉपिक के अंतर्गत हमने यह देखा था कि आज़ादी के बाद हमारे राष्ट्र के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी और किस प्रकार हमारे देश के नेताओं, विशेष रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा उन चुनौतियों को पूरा करने की कोशिश की गई। हमने देखा था कि देश का विभाजन को स्वीकार करके और देशी रियासत का विलय करके राष्ट्र निर्माण के कार्य को पूरा करने का प्रयास किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के करिश्माई नेतृत्व के कारण ही भारत का एकीकरण संभव हो सका था और इसी कारण से सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष या आयरन मैन ऑफ इंडिया या भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, क्योंकि जो काम जर्मनी में बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी का एकीकरण कर पूरा किया गया था, उसी तरह से भारत में भारत के एकीकरण का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, इसलिए उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा था कि देशी रियासतों का विलय करने में वल्लभ भाई पटेल ने सफलता पाई थी और राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों को काफ़ी हद तक दूर कर लिया था। परंतु क्या उसके बाद हमारे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां समाप्त हो गई? हमारे देश में एक राष्ट्र का निर्माण हो गया, शांति व्यवस्था कायम हो गई? तो इसका उत्तर है नहीं। हमने देश का विभाजन स्वीकार करके और देशी रियासत के विलय को पूरा करके आंशिक समस्याओं का समाधान तो कर लिया था, परंतु देश की आंतरिक समस्या अभी भी बनी हुई थी। हमने चर्चा किया था भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा और संस्कृति के लोग रहते हैं और स्वाभाविक रूप से इन कारणों से कभी कभी भावनात्मक अलगाव देखने को मिलता है। हमारे राष्ट्र के सामने यह समस्या आकर खड़ी हो गई कि देश के भीतर जो प्रांत हैं उनके बीच, उनके लोगों के बीच एकीकरण की भावना कैसे स्थापित हो, कैसे वे एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में अपने आप को समझें, ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने थी। तो आइए आज हम लोग उसी टॉपिक के अंतर्गत, जिसका नाम था राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, उसी अध्याय का दूसरा भाग और दूसरा टॉपिक जिसका नाम है राज्यों का पुनर्गठन, उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करते हैं। फ्रेंड्स, यह टॉपिक राज्यों का पुनर्गठन क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस विद्यार्थियों के लिए तो उपयोगी है ही, इसके साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस जीएस के दृष्टिकोण से भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से भी यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारा रिक्वेस्ट होगा कि आप वीडियो देखने से पहले अपने हाथ में कॉपी और पेन जरूर रखें और ज़रूरी क्वेश्चंस को आप नोट करते रहें, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस अध्याय से बनते हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान है, ध्यान से पढ़ेंगे तो काफ़ी मजा आएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं राज्यों का पुनर्गठन। फ्रेंड्स, जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ तो हमारे देश के संविधान के अंतर्गत, मूल संविधान के अंतर्गत, प्रथम अनुसूची के अंतर्गत, आप जानते हैं कि हमारे संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और जब संविधान लागू हुआ था उस समय 8 अनुसूची थे। तो प्रथम अनुसूची में ही राज्यों के बारे में चर्चा किया गया और भारत के जितने भी राज्य थे, राज्यों को प्रांत कहा जाता था और उस समय 28 प्रांत कुल मिलाकर हमारे देश में थे जिस समय हमारा संविधान लागू हो रहा था। उन सभी 28 राज्यों को, 28 प्रांतों को 4 भागों में बांट दिया गया था, क, ख, ग, घ। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि क, ख, ग ही मुख्य रूप से
प्रांत के अंतर्गत थे और घ के अंतर्गत केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश आते थे, जिन्हें कोई विशेष अधिकार नहीं था और उन पर केंद्र सरकार का शासन चलता था। यह स्थिति राज्यों की हमारे देश में संविधान के लागू होने के समय थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो भारत के विभिन्न प्रांतों में, विशेष रूप से दक्षिणी प्रांतों में, भाषा के आधार पर आंदोलन खड़ा हो गया और वहाँ के लोग अलग प्रांत को गठित करने की मांग करने लगे। विशेष रूप से तेलुगु भाषा को बोलने वाले लोग यह मांग करने लगे कि हमारा एक अलग राज्य तेलुगु भाषा के आधार पर होना चाहिए। देखा देखी भारत के अन्य क्षेत्रों में भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग होने लगी। अचानक हुए इस मांग से देश की आंतरिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था, शांति व्यवस्था भंग हो रही थी और हमारे देश के नेताओं को ऐसा लग रहा था कि हमने बाहरी समस्याओं पर तो काबू पा लिया है, परंतु आंतरिक समस्याओं पर काबू पाना भी शेष है। इस दृष्टिकोण से भारत सरकार के द्वारा अलग अलग जगहों पर आंदोलन को देखते हुए एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। पुनर्गठन का अर्थ किसी चीज का फिर से निर्माण करना। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा गठित किया गया। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि नए राज्य कैसे बनाए जा सकें, कैसे नए राज्य बन सकते हैं और लोगों की आकांक्षा पूरी हो सकती है, इसका रिपोर्ट इस आयोग को देना था। इस आयोग के अध्यक्ष सैयद अली को बनाया गया और अन्य सदस्यों में हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर थे। इस प्रकार राज्य पुनर्गठन आयोग में कुल 3 सदस्य थे। परीक्षा में पूछा जाता है राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित हुआ? 1953। कितने सदस्य थे? 3। अध्यक्ष सैयद अली, अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पनिक्कर। उद्देश्य क्या था? नए राज्यों का पुनर्गठन कैसे होगा, इस संबंध में रिपोर्ट देना था। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 2 वर्षों तक विभिन्न मामलों पर अध्ययन किया और अंततः 1955 में इस आयोग के द्वारा अपनी रिपोर्ट भारत सरकार के सामने प्रस्तुत की गई। क्या रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ? इस आयोग ने अपने रिपोर्ट में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर यह सलाह दिया कि भारत में राज्यों का वर्गीकरण अलग तरीके से होना चाहिए और जो मूल संविधान में 28 प्रांत थे वो अब 20 प्रांत हो जाएंगे, यानी प्रांतों की संख्या कम कर दी गई राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर। और उसके आधार पर 28 से घटकर 20 प्रांत हो गए, जिसे कि 7वां संविधान संशोधन के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ कि जो मूल संविधान में राज्यों का वर्गीकरण किया गया था 4 भागों में क, ख, ग, घ, वह वर्गीकरण अब 5 स्तरों पर हो गया। 5 भागों में भारत के विभिन्न प्रांतों को बांटा गया। उत्तरी मंडल, दक्षिणी मंडल, पूर्वी मंडल, पश्चिमी मंडल और केंद्रीय मंडल। केंद्रीय मंडल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश प्रांत को शामिल कर लिया गया। उत्तरी मंडल के अंतर्गत पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश को शामिल किया गया। दक्षिणी मंडल के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, मद्रास और केरल को शामिल किया गया। पूर्वी मंडल के अंतर्गत बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मणिपुर को शामिल किया गया और पश्चिमी मंडल के अंतर्गत बम्बई और कर्नाटक को शामिल किया गया। तो इस प्रकार से राज्य पुनर्गठन अधिनियम के रिपोर्ट के आधार पर भारत में प्रांतों का वर्गीकरण 5 भागों में किया गया और अलग अलग प्रांतों को अलग अलग वर्ग में शामिल किया गया। लेकिन इसके बाद भी हमारे राज्यों के पुनर्गठन की समस्या का समाधान नहीं हो सका। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के सिफारिश के आधार पर, भाषा के आधार पर 1956 में आंध्र प्रदेश को एक नया राज्य बना दिया गया, जो कि तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों का एक राज्य बना। सरकार को ऐसा लगा कि भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन होने से समस्या का समाधान हो जाएगा,
परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, तो उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। सबसे पहले इसी राज्य का गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। इस राज्य के गठन होने के साथ ही देश के विभिन्न भागों में भाषा के आधार पर फिर से आंदोलन होने लगा और वहाँ के लोग अलग अलग राज्य के गठन की मांग करने लगे। समस्या को बढ़ता हुआ देखकर हमारी सरकार ने यह निर्णय किया कि भाषा के आधार पर या सांस्कृतिक विविधता के आधार पर कुछ अन्य राज्य भी बनने चाहिए और देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, एकता को बनाए रखने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा कुछ और नए राज्य बनाए गए। जैसे 1960 तक बम्बई एक राज्य कहलाता था और उसके क्षेत्र के अंतर्गत गुजरात का क्षेत्र भी शामिल था, परंतु गुजरात के लोगों के द्वारा भाषाई आधार पर अलग क्षेत्र की मांग हो रही थी और परिणाम स्वरूप 1960 में बम्बई राज्य का विभाजन कर दिया गया और एक अलग राज्य बन गया गुजरात। ठीक उसी प्रकार से 1966 में पंजाब राज्य के अंतर्गत हिंदी भाषी लोगों के द्वारा भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग होने लगी और इस कारण से पंजाब को भी 1966 में विभाजित कर दिया गया और पंजाब से हरियाणा को अलग कर दिया गया और दोनों राज्यों की राजधानी को बना दिया गया चंडीगढ़ और चंडीगढ़ को एक संघ शासित क्षेत्र घोषित कर दिया गया जिससे कि दोनों राज्यों के बीच कोई विवाद पैदा नहीं हो। इस प्रकार से 1966 में पंजाब का भी विभाजन कर दिया गया। ठीक उसी तरह से समय समय पर 1969 ईस्वी में मद्रास प्रांत का विभाजन करके तमिलनाडु राज्य, 1973 में मैसूर राज्य का विभाजन करके कर्नाटक राज्य, 1975 ईस्वी में संविधान में 36वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को शामिल कर लिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रायः पूछा जाता है कि 36वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो उत्तर है सिक्किम राज्य को शामिल करने से है, जो कि 1975 में किया गया था। पूर्वोत्तर राज्यों को अलग गठित करने का उद्देश्य यह था कि उस क्षेत्र के लोग भी अपने आप को विकास की मुख्य धारा में समझें और उन्हें ऐसा महसूस हो कि हम विकास में पिछड़े नहीं हैं और सरकार हम पर भी बराबर का ध्यान दे रही है। बात यहीं समाप्त नहीं हुई। अलग अलग क्षेत्रों में अब केवल भाषा के आधार पर ही नहीं बल्कि पिछड़ापन के आधार पर भी आंदोलन होने लगा और सरकार से यह मांग होने लगी कि चूँकि हम पिछड़े हैं इसलिए हमारा विकास करने के लिए नए राज्य का गठन होना चाहिए और हमें नया राज्य चाहिए। परिणाम स्वरूप काफ़ी लंबे समय से मांग चल रही थी जिसे वर्ष 2000 में पूरा किया गया और 3 नए राज्य बनाए गए, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। बिहार को विभाजित करके झारखंड राज्य का गठन किया गया, मध्य प्रदेश का विभाजन करके छत्तीसगढ़ का गठन किया गया और उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन करके उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया। लगातार इस तरह की मांगों के फलस्वरूप 2014 ईस्वी में एक बार पुनः आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ और तेलंगाना क्षेत्र का गठन किया गया और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी हैदराबाद बनाई गई। तो इस तरह से हैदराबाद का 2014 में विभाजन हुआ और तेलंगाना एक नया राज्य बन गया। 2014 के बाद 2019 में 5 अगस्त 2019 को भारत के राजनीतिक इतिहास में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, जबकि अलगाववाद को समाप्त करने के उद्देश्य से और एक अखंड भारत और देश को एक करने के उद्देश्य से एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया भारत सरकार के द्वारा और जम्मू कश्मीर, जो कि अभी तक एक राज्य के रूप में था, जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, और दोनों को केंद्र शासित या संघ शासित क्षेत्र बना गया 5 अगस्त 2019 को, जो कि एक बहुत बड़ा फैसला राष्ट्र निर्माण को लेकर कहा जा सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि आज़ादी के बाद विभिन्न मांगों के कारण हमें समय समय पर अलग राज्यों को गठित करना पड़ा।
देश की एकता और अखंडता और राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों को पूरा करने के लिए अलग अलग राज्यों का गठन करना पड़ा और परिणाम स्वरूप अभी वर्तमान में हमारे भारत में कुल राज्यों की संख्या है 28 और संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 9। लेकिन क्या राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां समाप्त हो गई? क्या अब नए क्षेत्रों का मांग नहीं हो रहा है? अभी भी भाषाई आधार पर, पिछड़ापन के आधार पर बहुत सारे हमारे भारत के राज्यों में अलग राज्य बनाने की मांग हो रही है। जैसे महाराष्ट्र में विदर्भ राज्य की मांग, उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश की मांग, बिहार में मिथिलांचल की मांग। इस तरह से बहुत सारे राज्यों में अभी भी इस तरह की मांग जारी है, जिसे कि समय समय पर पूरा किया जाता रहा है और देश की एकता अखंडता को बचाए रखने के लिए और राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों को पूरा करने के लिए समय समय पर सरकार के द्वारा इस तरह के फैसले लिए जाते रहे हैं और आगे भी लिए जाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हमने देखा जो कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का यह अंतिम टॉपिक था और इसी के साथ इस चैप्टर की समाप्ति भी हो जाएगी। उसके अंतर्गत हमने देखा कि राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से हमारे देश की एकता अखंडता को बचाए रखने के लिए राज्यों का पुनर्गठन समय समय पर किया गया और एक भारत का सपना पूरा किया गया। इस अध्याय से आपने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। उन सारे प्रश्नों पर आप ध्यान देंगे और उन्हें नोट करते हुए याद कर लेंगे, जिससे कि परीक्षा में आप पूरी तरह से इसका उत्तर दे सकें। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखेंगे। वीडियो अधिक से अधिक ज़रूरतमंद छात्रों और जिज्ञासु लोगों तक पहुँचे, इसके लिए आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। अगले वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।